नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कार्य तथा ऊर्जा पाठ के अंतर्गत कार्य के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि कार्य क्या है, कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है और कार्य करने के लिए कौन कौन सी दिशाएं आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त कार्य का व्यंजक, कार्य का मात्रक और कार्य पे आधारित प्रश्न और उससे संबंधित हमने समस्याओं को भी हल किया था। इसी चैप्टर का अगला पोर्शन है ऊर्जा। ऊर्जा, आज हम ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा क्या है? कोई भी कार्य करने के लिए हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को या फिर कोई भी मशीनरी, किसी भी वस्तु को कुछ भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ऊर्जा जो है वह एक ऐसी ड्राइव है जो हमें कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। बिना ऊर्जा के किसी भी कार्य को किया जाना संभव नहीं हो सकता। ऊर्जा, जिसको कि हम एनर्जी कहते हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता सिंपल सी दो तीन वर्ड्स जो कि ऊर्जा को डिफाइन करते हैं, ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य को करने की जो क्षमता है, उस चीज को हम, उस एक्सेंस को हम ऊर्जा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि कार्य करने की क्षमता अगर ऊर्जा है तो यहाँ से दो बातें हमारे पास निकल के आती हैं। पहला, जब कोई काम हो रहा है, जिस समय कोई काम किया जा रहा है, तो वहां पर हमारे लिए दो कंडीशन है। एक तो किसी चीज पर काम होता है, कोई वस्तु जिस पर कि हम कार्य कर रहे हैं। पहली कंडीशन, जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, कार्य हो रहा है। दूसरी कंडीशन, जो वस्तु कार्य को कर रही है, यानी कि जिस वस्तु द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य करने की दो दिशाएं यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। एक बात है कि जिस वस्तु पर कार्य हम कर रहे हैं उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, और जो वस्तु कार्य कर रही है उस स्थिति में क्या ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब कोई वस्तु कार्य को करती है तो उसमें पहले से मौजूद जो ऊर्जा है उसका लॉस होता है, यानी कि उसकी पहले से मौजूद एनर्जी में कमी आती है। इसके अपोजिट जिस वस्तु के ऊपर कार्य किया जाता है वो एनर्जी को गेन करती है। इसको और अधिक स्पष्ट रूप से हम स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं। ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा खर्च करे, बिना ऊर्जा व्यय करे हम किसी भी मशीन द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी जानवर द्वारा या किसी भी अन्य सामान के द्वारा कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो मैंने आपको भी बताया ही है कि ऊर्जा को किस तरह परिभाषित करेंगे कि कार्य करने की जो क्षमता है वह ऊर्जा है। वह वस्तु जब जिस वस्तु पर कोई कार्य किया जा रहा है उस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा पहले से उसकी मौजूद ऊर्जा से बढ़ जाएगी, और जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जा रहा है उस वस्तु की ऊर्जा में कमी आएगी। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है जिस ऊर्जा के लिए हम बोल रहे हैं कार्य करने की क्षमता है, यह किस रूप में परिलक्षित होती है। हमको कैसे, हम किस चीज को देख के कहेंगे ये ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि ऊर्जा कोई देखने वाली चीज नहीं है, मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं होता है कि हम कहने की ये रही ऊर्जा, नहीं।
ऊर्जा को अलग अलग रूपों के माध्यम से महसूस किया जाता है। तो इसमें अगर हम ऊर्जा के रूप की बात करें तो कई प्रकार की ऊर्जाएं जो हम सब पिछली कक्षाओं में भी पहले से पढ़ के आते हैं। यदि इन्हीं को और एलोबरेट करें तो सबसे पहले हम एक पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसको अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का अर्थ इसके नाम में ही समाहित है। कोई भी गतिशील वस्तु, कोई भी गतिमान वस्तु जो कि एक निश्चित वेग के साथ गति कर रही है, उसकी गति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित रहती है, जो ऊर्जा मौजूद रहती है, उसको हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें पहली बात हमें क्लियर हो रही है कि इस प्रकार की ऊर्जा केवल उन वस्तुओं में पाई जाएगी जिनमें जो कि वस्तुएं गतिमान हैं, जो गति कर रही हैं। यानी कि जो स्थिर वस्तुएं होंगी उनकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? शून्य। उनमें क्योंकि गति नहीं हो रही है इसलिए उस स्थिति में उनमें ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ये सभी कहीं ना कहीं हम लोग इसके बारे में छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसको एक रिवीजन के तौर पे भी समझ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी ये नाम ऐसे हैं जो हम जिनसे पहले से ही भिज्ञ हैं। स्थितिज ऊर्जा सेम गतिज ऊर्जा की तरह स्थितिज ऊर्जा क्या है? वो भी इसके नाम में ही समाहित है। स्थिति यानी कि कोई वस्तु अपनी किसी विशेष स्थिति या विशेष अवस्था के कारण जितनी ऊर्जा गेन करती है, जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है, उसे हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बताया गया कि वस्तु की स्थिति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा या कि उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके की ऊर्जाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत एक ऐसा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जिनसे हम सभी परिचित हैं। हम अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने घर में, अपने विद्यालय में बिजली, विद्युत से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग करते हैं और उसमें उस ऊर्जा का अपने विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों में, अपने आवश्यक कार्यों में उसका हम उपयोग करते हैं। तो यह विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि विद्युत में एक ऐसी क्षमता होती है जो वस्तुओं को कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। तो विद्युत के कारण प्राप्त ऐसी कार्य करने की क्षमता विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि जाड़ों के दिन आते हैं तो क्या काम किया जाता है? उसमें से ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम हीटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो बिजली का स्विच ऑन किया, विद्युत ऊर्जा ने हमको वहां से ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करी, तो हमने उसका इस्तेमाल किया। या फिर खाना पकाने के लिए भी विद्युत के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि खाना पकाने के कार्य को करने के लिए हमने विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त और भी ऊर्जा के कई प्रकार हैं जो कि हम जान सकते हैं, जैसे कि प्रकाशीय ऊर्जा। इन सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें इस कक्षा में होना चाहिए। प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा है कि जब किसी वस्तु का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसमें मौजूद जो ऊर्जा होती है वह प्रकाशीय ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए एक बल्ब होता है या एक ट्यूब लाइट होती है, जब उसको स्विच ऑन किया जाता है तो वह हमें प्रकाश देने लगती है। यानी कि स्विच ऑन करने से उस वस्तु की जो क्षमता थी उसका उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया गया। तो इस प्रकार की ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा। और इसके अतिरिक्त एक और ऊर्जा है जिसका हम इस्तेमाल अपने आसपास देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, जैसा कि इसके नाम पे ही स्पष्ट हो रहा है, रासायनिक यानी कि रसायनों का उपयोग करने से किसी वस्तु में कुछ कार्य करने की क्षमता आ जाए तो वह रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है सेल या बैटरी। कोई सेल होता है या कोई बैटरी होती है, वह किस प्रकार से कार्य करती है? अगर किसी रेडियो में, किसी टेप रिकॉर्डर में हम सेल लगा देते हैं और वह कार्य करना आरंभ कर देता है, उसमें हम म्यूजिक सुन सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? वह सेल किस प्रकार से उस इंस्ट्रूमेंट या उपकरण को ऊर्जा प्रदान करता है, उस
इसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एक सेल के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं और ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका इस्तेमाल जो है वह किसी टॉर्च के बल्ब को जलाने में या फिर किसी छोटे उपकरण को ऑन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की ऊर्जाएं, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा, है। नाभिकीय ऊर्जा जरा उच्च स्तर की ऊर्जा है कि विभिन्न नाभिकों के बीच में कई नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं और उस समय ऊर्जा उत्पन्न या समाप्त होती है, वह नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ये आपके स्तर से थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसके बारे में भी इतना ही जानेंगे। या इसी प्रकार से आप जान सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा का सीधा संबंध ताप से होता है। जब किसी वस्तु से हम जो है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उसमें निहित ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह ऊर्जा जो है वो एज सच कोई दिखने वाली चीज नहीं है, वह प्रकृति में भिन्न भिन्न अलग अलग रूपों में हमें समझ आती है और हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकते हैं और उसमें अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। कोई भी कार्य बिना किसी ऊर्जा के रूप को इस्तेमाल किए संपन्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, जैसा और आपके कोर्स में कक्षा 9 में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बारे में विस्तृत अध्ययन है, जिसको हम आगे समझते हैं। गतिज ऊर्जा, जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि किसी भी गतिशील वस्तु में उस वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा मौजूद होती है, जो ऊर्जा संचित होती है, जिसकी वजह से वह कोई कार्य कर सकता है, उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब होता क्या है कि कोई यह वस्तु है, मान लीजिए कि एक वस्तु है m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो कि प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में है, यानी रुकी हुई अवस्था में है। तो जब यह स्थिर होगी तो इसका जो भी प्रारंभिक वेग है वह 0 होगा। और अगर इस स्थिति में हम इसमें ऊर्जा की बात करें तो इस समय इसमें गतिज ऊर्जा मौजूद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं है। लेकिन यदि यह वस्तु किसी एक समान v वेग से गति करती है तो इस निश्चित वेग को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? इस वस्तु पर बाह्य रूप से कुछ कार्य करना आवश्यक होगा। मतलब कि जो m द्रव्यमान की वस्तु जिसमें पहले कोई भी वेग मौजूद नहीं था, यदि उसे एक निश्चित वेग v से गतिशील बनाना है तो ऐसा करने के लिए हमें उस पर कुछ कार्य करने की आवश्यकता होगी। तो v0 से v वेग तक पहुंचाने के लिए हम इस वस्तु पर जो भी कार्य करते हैं वह कार्य इस वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि यदि हम इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना चाहें तो गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन उस वस्तु पर कृत कार्य मतलब वर्क डन, किए गए कार्य के बराबर होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u है। कुछ समय के पश्चात यह वस्तु एक निश्चित वेग v प्राप्त करती है। एक निश्चित वेग v को यह वस्तु प्राप्त करती है, तो इस वेग को प्राप्त करने के लिए इस पर कार्य होगा। गति के दूसरे समीकरण जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, गति के सेकंड इक्वेशन के अनुसार क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण, तीसरा, v² बराबर u² प्लस 2as। इस
सभी से हम परिचित हैं। v जो है वस्तु द्वारा प्राप्त अंतिम वेग है, u वस्तु द्वारा वस्तु में मौजूद प्रारंभिक वेग, a वस्तु को u से v वेग प्राप्त करने के लिए प्रदान त्वरण और s इस दौरान हुआ विस्थापन। यदि हम इसमें से त्वरण का मान निकालें v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 2as, यानी कि त्वरण a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। यहां से हमको त्वरण प्राप्त होता है। अब वह वस्तु जो प्रारंभ में u वेग से गतिशील थी और उसके पश्चात उसे u से v वेग प्रदान करने के लिए हमने उस पर कुछ कार्य किया। मान लीजिए वह कार्य w है, तो कार्य जो कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, इसका व्यंजक कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। और हम सभी जानते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में से a का मान लेके आएंगे और इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा m गुणा a की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s और मल्टीप्लाई में s। यहाँ से s और s परस्पर कैंसिल हो जाता है। उसके बाद कृत कार्य W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कृत कार्य W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u। कार्य बराबर, इसे अलग अलग खोलेंगे, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। यह गतिज ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि इस पर वस्तु पर किया गया कार्य प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ m u स्क्वायर और अंतिम प्राप्त गतिज ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर के अंतर के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस प्रकार हमने इसमें समझा कि गतिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा कार्य से किस प्रकार से संबंधित होती है, किस प्रकार से कृत कार्य वस्तुओं में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के रूप में मौजूद रहता है। अब इस पर आधारित एक प्रश्न न्यूमेरिकल हमारे पास है कि एक पिंड h ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यदि वह h/2 ऊंचाई तक गिरने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करें तो वहां पर उसमें कितनी और कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी, इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको, मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल A है और यह स्मॉल h ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी गई है, यहाँ बिंदु B पर। प्रश्न के अनुसार कोई भी पिंड वस्तु जो है वह h ऊंचाई से गिराई जा रही है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है h ऊंचाई से, और h ऊंचाई से गिरते गिरते जब यह आधे में किसी बिंदु C पर आधी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि ग्राउंड लेवल से h/2 इतनी ऊंचाई पर पहुंचती है, तो हमें इसमें यह बताना है कि इस ऊंचाई पर पहुंचने में इस वस्तु में कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी, इसमें कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी इस बिंदु C पर। तो इसको अलग अलग स्थिति, वैसे ये 1 नंबर का सवाल है लेकिन इसको समझने के लिए पहले अलग अलग बिंदु पे देखेंगे। बिंदु B पर, बिंदु B पर देखिए, जब कोई वस्तु ड्रॉप की जाती है, जब गिराई जाती है, तो फ्री फॉल के अंतर्गत उसका प्रारंभिक वेग सदैव 0 होता है। जब मुक्त रूप से गिरता हुआ कोई पिंड होता है तो उसकी प्रारंभिक ऊर्जा मुक्त रूप से गिरते समय 0 होती है। तो बिंदु B पर
क्योंकि वेग बराबर 0 है, इसलिए गतिज ऊर्जा इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा के बी से हम नाम दे दें, बी बिंदु पर है, तो उसका मान हाफ एम वी स्क्वायर की मदद से 0 का स्क्वायर बराबर कुल 0 होगा। यानी कि इस बिंदु बी पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 है, परंतु यह धरती से कुल h ऊंचाई पर है, तो इस ऊंचाई तक जाने के लिए उस वस्तु में संचित स्थितिज ऊर्जा मौजूद है। यानी यह इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है ए से लेके बी के बीच में, वह इसके अंदर मौजूद है, और वह स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर है, या बिंदु बी पर है। यानी कि बिंदु बी की कुल ऊर्जा, बिंदु बी पर मौजूद कुल ऊर्जा बराबर आपकी 0 प्लस mgh होगी, और यह पूरी तरह से स्थित ऊर्जा के बराबर है। परंतु जब वस्तु बिंदु सी पर पहुंचती है, इस बिंदु सी पर पहुंचती है, तो हमें बी से लेके सी तक के बीच में इसे देखना है कि बी से लेके सी के बीच में इस वस्तु पर वेग के कारण गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया है, इसको देखने के लिए हम बिंदु सी पर सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि बिंदु सी पर वस्तु कितना वेग प्राप्त करेगी। जब वह ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही है तो प्रारंभिक वेग 0 है, और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए उसका वेग मान लें अगर v है, तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यह सूत्र है गति का तीसरा समीकरण। v हमको ज्ञात करना है बिंदु सी पर, vc स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2 गुणा g जो है वह गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय त्वरण, और h जो है बिंदु b से c के बीच की ऊंचाई। जब वस्तु ड्रॉप की गई b से लेके c तक, तो उसने कितनी ऊंचाई प्राप्त की, यह हमें प्रश्न में ही क्लियर किया गया है, वह आधी ऊंचाई तक गिरी, h/2। तो अगर इसमें इसका मान रखें तो ये h/2 रखने पर इसकी वैल्यू आएगी 0 प्लस gh, जो कि बराबर है gh के। ये वेग है vc स्क्वायर। इतना वेग वस्तु बिंदु सी पर प्राप्त कर रही है, तो इस स्थिति पर गतिज ऊर्जा के सी बिंदु पर 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा vc स्क्वायर, इसका मान यहां शिफ्ट करने पर बनेगा 1/2 गुणा m गुणा vc स्क्वायर का मान है gh। तो ये बन गया mgh/2। यानी कि बिंदु C पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कुल mgh ऊर्जा का आधा है। ठीक इसी प्रकार क्योंकि यह वस्तु बिंदु C पर है और C धरती से, प्लेन से, ये जो ग्राउंड लेवल है, इससे h/2 ऊंचाई पर मौजूद है, तो इसमें इस समय मौजूद स्थितिज ऊर्जा सूत्र mgh के अनुसार m गुणा g गुणा h। अब देखिए, जब वस्तु B बिंदु पर थी तो उस समय इसकी टोटल हाइट h थी, तो h हाइट होने के कारण कुल स्थितिज ऊर्जा जो थी mgh थी। लेकिन अब जब यह वस्तु जो है h/2 ड्रॉप होने के बाद बिंदु C पर पहुंच गई है, तो इस स्थिति में वस्तु वही है, तो द्रव्यमान m का मान वही रहेगा, g स्थिरांक है, g का मान भी फिक्स रहेगा, और h का मान यहाँ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु C की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से आधी है, h/2, तो इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे h/2
तो यहाँ पे इस बिंदु C पर UC आ गया mgh/2। यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यह कुल ऊर्जा mgh के बराबर बनेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर कि वस्तु h ऊंचाई से गिराने पर जब वह h/2 ऊंचाई तक पहुंचती है तो वहां उसमें कौन सी ऊर्जा मौजूद होगी? क्या इसका ऑप्शन है एक गतिज ऊर्जा? नहीं, ना तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा है। दूसरा केवल स्थितिज ऊर्जा? नहीं। तीसरा ऑप्शन आधी गतिज ऊर्जा और आधी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका उत्तर है ये सही, क्योंकि कुल ऊर्जा की आधी ऊर्जा इसमें गतिज के रूप में मौजूद है और आधी ऊर्जा स्थितिज के रूप में। और चौथा ऑप्शन अपने आप ही अलग है, अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल करने के लिए हमें ऊर्जा और ऊर्जा के जो सूत्र हैं उसके संबंध को ज्ञात होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे एक बात आपको बताई जाती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, ये मिलकर कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। कुल यांत्रिक अब यह हमारे पास प्रश्न है कि हमारे पास दो पिंड है जिनमें से एक पिंड हल्का है यानी उसका द्रव्यमान कम है और एक पिंड भारी है यानी कि उसका द्रव्यमान अधिक है। इन दोनों पिंडों के वेग समान है, संवेग इन दोनों पिंडों के संवेग समान है। माना पहला पिंड m1 है, माना दूसरा पिंड m2 है, यानी कि पहला हल्का पिंड m1 है और दूसरा जो भारी पिंड है वह m2 है। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि इनके संवेग P1 बराबर है संवेग P2 के। यह हमें कंडीशन प्रश्न के अनुसार बताई गई है। हमें ज्ञात करना है कि यदि एक हल्के और एक भारी ऐसे पिंड जिनके संवेग आपस में समान हैं, उनकी तुलना की जाए तो वे गतिज ऊर्जाओं में किस प्रकार का अनुपात दर्शाएंगे, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जाएं किस प्रकार के अनुपात में होंगी, यह हमको ज्ञात करना है। इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, हल्के पिंड की या भारी पिंड की। तो ये जानने के लिए काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगाएंगे। हमें पता है गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv²। अब यदि सबसे पहले हम पहले पिंड की गतिज ऊर्जा लें, उसे हम K1 मान लेते हैं, तो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा K1 बराबर 1/2 गुणा m, यानी कि पहले पिंड का द्रव्यमान जो कि हमने m1 लिया है, हल्का पिंड m1 गुणा v²। इसमें हम m1 से एक और m1 से गुणा करते हैं, एक m1 से भाग करते हैं, v² बराबर 1/2 m1 और ये बन जाएगा m1v का वर्ग। अब संवेग क्या है? संवेग P का फॉर्मूला हम पिछली न्यूटन की गति के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि अगर हम P1 ज्ञात करें तो P1 m1 × v1, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा P1² / 2m1, यानी कि यह है गतिज ऊर्जा K1 की वैल्यू। वस्तु का संवेग P1² / 2m के हिसाब से हमें पहले पिंड की गतिज ऊर्जा प्राप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से दूसरे भारी पिंड का भी मान ज्ञात करेंगे। दूसरे भारी पिंड की गतिज ऊर्जा इसे हम 2 मान लेते हैं, तो K2 बराबर 1/2 भारी पिंड वाला द्रव्यमान m2 है,
तो m2 इंटू V2 स्क्वायर बराबर 1/2 m2 से इसे डिवाइड किया, m2 से ही मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर बनके दोबारा से इसका मान आ जाएगा P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2 K2, यानी कि पहले पिंड की गतिज ऊर्जा केवल P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 और दूसरी पिंड की गतिज ऊर्जा K2 बराबर P2 स्क्वायर अपॉन 2m2 हमें प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे जो समझने की बात है कि प्रश्न के अनुसार दोनों पिंडों के संवेग समान है, तो P1 बराबर है P2 के। प्रश्न के अनुसार P1 बराबर है P2। यदि हम इसका इस्तेमाल करें तो यहां से हमें प्राप्त होता है K1 बराबर P1 का मान रख दिया P स्क्वायर बटे 2m1 एंड K2 बराबर P स्क्वायर बटे 2m2। चूंकि इनके संवेग समान है इसलिए यह राशि अपने आप में कांस्टेंट हो गई, नियत, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, यानी K1 जो पहले पिंड की गतिज ऊर्जा है वह पहले पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, ये उसका रेसिप्रोकल है, इसके साथ उसका उल्टा संबंध है। यानी कि अगर द्रव्यमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी और अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा कम होगी। ठीक इसी प्रकार से इसे भी कंपेयर करें तो K2 इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। K2 भी द्रव्यमान m2 के साथ व्युत्क्रम के संबंध में है। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि जो पिंड हल्का है यानी जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, क्योंकि इसका इसके साथ उल्टा संबंध है। अतः किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्के पिंड की। हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। वहीं से दूसरी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि भारी पिंड की यानी अधिक द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कम होगी। ये इसका संबंध है और इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अगर इसका अनुपात ज्ञात करना हो तो इसका अनुपात K1 अनुपात K2 बराबर आ जाएगा उल्टा संबंध M2 अनुपात M1। और इस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। डायरेक्ट देख के अगर हम काइनेटिक एनर्जी का सूत्र डायरेक्ट देखें तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M आ रहा था, परंतु इस प्रश्न की कंडीशन अलग है। इस प्रश्न में हमें दिया गया था कि संवेग उन वस्तुओं के समान हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी गतिज ऊर्जा के बीच में किस प्रकार से आप संबंध स्थापित करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इस क्रम में जब हम इसे हल करेंगे तो हमें इसका सही उत्तर प्राप्त होता है। इसके बाद आपके सामने एक समस्या और है कि कोई एक बैटरी है जो कि बल्ब को जलाती है। कोई एक बल्ब बैटरी की मदद से जलाया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यह जो पूरा प्रक्रम है, एक बल्ब के जलने का प्रक्रम, इस प्रक्रम में किस किस स्टेज में ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है उन्हें डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से ऊर्जा परिवर्तनों से होकर यह क्रिया होती है कि बैटरी में एक बैटरी के द्वारा बल्ब को जलाया जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि इसमें, या हमें वर्णन करना है कि इसमें कौन कौन से ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। एक बल्ब है, ये प्रकाशित है, बल्ब जलाना है, इसकी लाइटिंग करनी है। इसको जलाने के लिए क्या क्या इसमें प्रयुक्त हो रहा है। मान लीजिए किसी बैटरी से जुड़ा है, बैटरी से इसका संबंध किया गया है और इस बल्ब को हमें जलाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा काम क्या है, बल्ब को जलाना है ना, कार्य है बल्ब को जलाना। और इस कार्य को करने के लिए हमें उस बल्ब को ऊर्जा प्रदान करनी है।
अब वो ऊर्जा किस क्रम में प्रदान की जा रही है? सबसे पहले बैटरी से। एक बैटरी जो होती है उसमें सर्वप्रथम सेलों के माध्यम से, जैसा अभी पहले भी क्लियर कराया था मैंने आपको, रासायनिक ऊर्जा जो होती है वह बैटरी के अंतर्गत रासायनों के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह रासायनिक ऊर्जा दूसरे स्टेज में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर यह विद्युत ऊर्जा जब यहां से धारा चली, विद्युत धारा, तो वह इसमें से प्रवाहित होती है और इसके अंदर मौजूद फिलामेंट गर्म होकर जलने लगता है। तब यह दो प्रकार की ऊर्जा में बदलती है यहां से, इस स्टेज से। एक होती है प्रकाशीय ऊर्जा और दूसरी होती है ऊष्मीय ऊर्जा। अब यहाँ पे इन दो ऊर्जाओं का क्यों बात की गई? हमें तो भाई बल्ब को जलाना था, तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा कहां से आई? तो कि जब कोई बल्ब जलता है तो आपने महसूस किया होगा, अगर हम 1-2 घंटे किसी बल्ब को जलाएं और उसे छुएं तो वह थोड़ा गर्म हो जाता है। ये हीट लॉस होता है, मतलब एनर्जी लॉस जो होता है वो हीट के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से कि किसी बल्ब के जलने में कौन कौन से प्रक्रम ऊर्जा परिवर्तनों को दर्शाते हैं। सबसे पहले रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तत्पश्चात वह ऊर्जा प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने ऊर्जा और ऊर्जा के रूपों में से गतिज ऊर्जा का अध्ययन किया, गतिज ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त किया और उससे संबंधित भौतिक समस्याओं का समाधान किया। इसका आप लोग अभ्यास करें। अब इससे अगली कक्षा में हम स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।